Hello everyone, I welcome you all to ER classes. Today in this video, we studied the remaining topics of this chapter. We already studied the few starting topics of this chapter in our previous video. Let's move to this video. The first thing before starting this video is a question. And what this question is, can matter change its state? This is the question. The question is that can matter change its state? मतलब क्या कोई मैटर अपनी स्टेट यानी जो सॉलिड फॉर्म में है उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, या जो लिक्विड में है उसे गैस में कन्वर्ट कर सकता है, जो गैस है उसे सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटी है? ऑफ कोर्स, इफ आई हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन देन आई विल से यस. व्हाई? बिकॉज आई हैव सीन अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ मैटर in my daily basis, right? In my daily life actually. And what is this? This is water. So water जो है वो three different forms में exist करता है. Water exists in 3 different forms that we see on a daily basis. And what are these forms are? These are first ice. Ice किसका example है? Solid state का, right? तो water जो है वही तो आइस में कन्वर्ट होता है, राइट? दूसरा एग्जाम्पल जो हम वाटर पीते हैं वो एक लिक्विड स्टेट में है, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वाटर ये हो गया. सॉलिड फॉर्म में आइस हो गया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वाटर हो गया लिक्विड स्टेट में. एंड थर्ड एग्जाम्पल जो थर्ड फॉर्म ऑफ वाटर है वो है वाटर वेपर्स, जो कि एक एग्जाम्पल है गैसेस स्टेट ऑफ मैटर का. दैट मीन्स हम कह सकते हैं दैट वाटर जो है एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स. इसका आंसर हमें मिल गया कि मैटर चेंज कर सकता है अपनी स्टेट में, क्योंकि ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. बट ये करेगा कैसे? सो द सेकेंड क्वेश्चन दैट अराइजेस फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मैटर चेंज इट्स स्टेट. हाउ मैटर चेंज इट्स स्टेट. एंड फ्रॉम द क्वेश्चन वी हैव टू नो what is the process of changing, what is the process for a matter to change its state. And to answer this question we need to know what are the changes, what are the effects of changes of temperature and pressure on it. Why? Let's move to our next topic and then you will find out what are the effects of change of temperature and pressure on the change of state of matter. Let's move to our next topic, which is effect of change of temperature. We already studied this, that on increasing temperature, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर को जैसे हम इंक्रीज करेंगे पार्टिकल्स के बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की इंक्रीज करने से जो स्पेस है उनके बीच में वो बढ़ जाएगी, और स्पेस ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा स्पीड से पार्टिकल जो है वो मूव करेंगे. उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी. ठीक है. अब मैंने ये भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में दैट रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बारे में. रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया कि सॉलिड स्टेट में सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ना के बराबर होती है, राइट? बिकॉज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज नेग्लिजिबल, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है. वहीं लिक्विड की सॉलिड से ज़्यादा होती है, क्योंकि स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में ताकि वो मूव कर सके. वहीं गैसेस में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि इनके बीच में स्पेसेस जो होती है पार्टिकल्स के बहुत ज़्यादा होती है. तो अगर हम बात करें, अगर हम सॉलिड का काइनेटिक एनर्जी अगर हम बढ़ाएं, किसी भी तरीके से अगर हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दें, तो वो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की जो है अगर लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी से मैच कर जाती है. अगर काइनेटिक एनर्जी हम सॉलिड की बढ़ाते हैं और उसकी काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी से मैच कर जाती है, तो सॉलिड का क्या होगा? कन्वर्जन हो जाएगा. किसमें? लिक्विड में. सॉलिड का कन्वर्जन हो जाएगा लिक्विड में. दैट मीन्स हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई और सॉलिड का कन्वर्जन होगा लिक्विड में. हम चेंज ऑफ मैटर की बात कर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, और हमने यहाँ एक स्टेट ऑफ मैटर यानी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया. वो भी कैसे? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से. और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का मतलब है हमें सीधा टेम्परेचर बढ़ाना है. क्या बढ़ाना होगा? टेम्परेचर. तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग. एग्जाम्पल के तौर पे अगर सॉलिड की बात कर रहे हैं तो हम आइस ले लेते हैं.
आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमने इस बीकर में कुछ आइस क्यूब्स लिए हैं। यहाँ हमने थर्मोमीटर का भी यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर की चेंजेस की बात हो रही है, इसीलिए हमें टेम्परेचर मेजर करना बहुत ज़रूरी है। और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमारे पास बर्नर भी है। बर्नर का मतलब है अगर हम हीट बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, दैट मीन्स इट्स ऑल क्लियर, राइट? तो आइस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमने बर्नर का यूज़ कर दिया ताकि हमें से हीट एनर्जी देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा और आइस का कन्वर्जन होगा लिक्विड में। तो चलिए प्रोसेस को देखते हैं। टेम्परेचर जैसे ही हमने बढ़ाया यानी हीट एनर्जी देते ही कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो हीट ऑफ एनर्जी जो हमने इसे दी, उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आइस के कंपाउंड्स के बीच में है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होगा, वो ओवरअप कर लेगा। जो हीट एनर्जी है उसे कवर अप कर लेगी और वो जो अट्रैक्शन है वो बिखरने लगेगा और पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर जाने लगेंगे। इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ जाएगी। स्पेस बढ़ने से ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट? तो टेम्परेचर बढ़ा और ये टेम्परेचर हमने नोट किया जहाँ पे आइस जो है पहली बार मेल्ट होना शुरू कर गई। तो हमने उस टेम्परेचर को क्या मान लिया? उस टेम्परेचर को हमने T1 मान लिया, जहाँ पे आइस मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। का मेल्ट होना शुरू हो चुका है, स्टार्ट, राइट? हमने वो टेम्परेचर को T1 मान लिया, ठीक है? ये टेम्परेचर जहाँ पे आइस मेल्ट होना शुरू हो गई है, इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द आइस स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड melting point of ice. So let's go through the definition first. The definition of melting point is the temperature at which the solid melts to become liquid at the atmospheric pressure is called melting point. आपने देखा कि वो टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हमने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड कहा। पर यहाँ हम इस डेफिनेशन में एक नया टर्म देख रहे हैं जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। You may know this meaning of atmospheric pressure. So let's discuss this thing. कि atmospheric pressure, what is this atmospheric pressure is? As the name itself describe that atmospheric pressure मतलब air का pressure, pressure of air in atmosphere. What is this? Pressure of air in atmosphere. Pressure of air in atmosphere, ठीक है? वही pressure क्या है? atmospheric pressure कहलाता है। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कांस्टेंट मानते हैं। वाई? हम जो कांस्टेंट प्रेशर इसको मानते हैं, वो प्रेशर कहाँ लिया जाता है? एट सी लेवल। दिस प्रेशर विच इज मेजर्ड, अ कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम कहते हैं, उसे हम मेजर करते हैं एट सी लेवल, जो कि है 1 एटमॉस्फेयर। ऑलराइट, इस पे जो हमने नोट किया है पूरे प्रोसेस क्या, टेम्परेचर जिस पे नोट किया है हमने, द टेम्परेचर जिस पे सॉलिड कन्वर्ट होना शुरू हो गया लिक्विड में, उसको हमने बोल दिया मेल्टिंग पॉइंट। अब आप देखेंगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक और चीज़ में इंडिकेट करता है। वो क्या? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के बीच में क्या है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सॉलिड्स के बीच में, सभी सॉलिड्स के बीच में इक्वल नहीं होता है, डिफरेंट होता है। और यही बात इंडिकेट करती है कि उस सॉलिड के बीच के जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी स्ट्रेंथ का है। दैट मीन्स अगर आइस की बात करें तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 273.16 केल्विन है, दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है उसे ओवरकम करने के लिए हमने मेल्टिंग पॉइंट ये यूज़ किया है, मतलब ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे जाके वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या है, ब्रेक कर दिया है टेम्परेचर ने, और इसकी वजह से उसका टेम्परेचर आ गया। अगर कोई और सॉलिड हम लेते तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होता। अगर वो मेल्टिंग पॉइंट आइस से ज़्यादा है, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, तभी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में उसे ब्रेक कर पाएंगे और उसे दूसरी स्टेट में चेंज कर पाएंगे। सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज कर पाएंगे। आप समझ गए कि मेल्टिंग पॉइंट जो है सॉलिड का, सभी सॉलिड्स का अलग होता है और यही इंडिकेट करता है कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है पार्टिकल्स के बीच में, जो उसकी स्ट्रेंथ है उसे इंडिकेट करेगा। हमने आइस के मेल्टिंग पॉइंट की बात कर ली कि जो है 273.16 केल्विन। अब उस पूरी प्रोसेस की बात करते हैं जहाँ सॉलिड स्टेट में एक सब्सटेंस था जो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। उस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा? फ्यूजन नाम दिया। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया फ्यूजन।
और प्रोसेस हो गया फ्यूजन, जो टेम्परेचर जहाँ कन्वर्जन शुरू हुआ उसे मेल्टिंग पॉइंट नाम दिया हमने। ये पूरी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे, हमने बताया जहाँ पे आइस मेल्ट होना शुरू हुई, यानी क्यूब्स जो हैं, आइस क्यूब्स जो हमने बीकर में लिए थे वो मेल्ट होना शुरू हुए, उस टेम्परेचर को हमने T1 नाम दिया। अगर हम आइस का पूरा कन्वर्जन चाहते हैं, यानी आइस को हम पूरा कन्वर्ट होते हुए देखना चाहते हैं और वहाँ भी टेम्परेचर नोट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको हीट और देंगे। और देने से क्या होगा, हीट और देने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर चेंज होता है या नहीं ये भी हम देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि पूरा कन्वर्ट होने में कितना टाइम लेता है। ठीक है, हम देखेंगे कि कुछ टाइम बाद में जो आइस क्यूब्स है, सारी आइस क्यूब्स क्या होंगी, पूरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अल्टीमेटली आइस क्या है, वाटर का ही एक फॉर्म है, तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस जगह पे हम टेम्परेचर नोट करेंगे थर्मोमीटर से, एंड हम ये टेम्परेचर नोट करेंगे, इसको हम नाम देंगे T2। ठीक है, जहाँ पे पूरी जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है, राइट। इस टेम्परेचर पे वो भी टेम्परेचर आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। पहला टेम्परेचर भी मैंने बताया जो मेल्टिंग पॉइंट था आइस का, वो भी क्या था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। सेल्सियस का मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस है आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो भी T1 जो है 0 है, और ये T2 जहाँ तक वो हो रहा है कन्वर्जन पूरे सॉलिड का लिक्विड में, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। वाई दिस इज हैपन, हमने इतनी हीट एनर्जी दी तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था एक टाइम के बाद। 0 तक पहुंची, जैसे हमने हीट एनर्जी दिया इसको तो 0 तक पहुंची, स्टेट चेंज होना शुरू हुई, बट हमने उसके बाद भी कंटिन्यू किया कि हम उसे हीट देते रहेंगे ताकि हम पूरे कन्वर्जन को देख पाए कि पूरे आइस क्यूब जब तक वाटर में कन्वर्ट हो तब क्या टेम्परेचर होगा। और तब का टेम्परेचर जो हमने नोट किया वो भी सेम टेम्परेचर आ रहा है जो कि T1 था, जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस था। अब ये क्यों हुआ, अगर हम किसी भी सबस्टेंस को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, जो कि हम T1 तक आते आते बढ़ाया हमने टेम्परेचर, पर ये T1 से T2 तक कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज दिस हीट एनर्जी गो, कहाँ चली गई ये हीट एनर्जी। दिस हीट एनर्जी कहीं ना कहीं गायब हुई है, दैट मीन्स दिस हीट एनर्जी इज एक्चुअली हिडन, get hidden into the content of the beaker, get hidden into the content of the beaker, that means इस हीट एनर्जी का भी हम नाम दे सकते हैं जो कि हमने नाम दिया लेटेंट हीट। वाई वी वर कॉलिंग इट लेटेंट हीट, बिकॉज द लेटेंट एक्चुअली मीन्स हिडन and we were talking about an heat energy, so it called as latent heat, the energy which get hidden into the content of the beaker, जिसकी वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ा बट एनर्जी तो जा रही है, एनर्जी तो आप दे ही रहे हीट के फॉर्म में, तो आपने देखा कि उसे हमने लेटेंट हीट और लेटेंट हीट कहा। पूरी प्रोसेस को हमने कहा था फ्यूजन, जहाँ सॉलिड का कन्वर्जन हमने कहा था लिक्विड के अंदर, उस पूरे प्रोसेस को हमने फ्यूजन कहा। तो जो यहाँ एनर्जी जो हिडन फॉर्म में जा रही है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, सो इस यहाँ हम इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है मेल्टिंग पॉइंट T1 जो पहले था वही T2 था, वही T2 है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अपने मेल्टिंग पॉइंट पे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हुई 1 kg ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने में लिक्विड में, उसे हमने कहा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। राइट, इतनी बात समझ आ गई। तो हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ लिया, वो टेम्परेचर जहाँ सॉलिड स्टार्ट हो गया लिक्विड में कन्वर्ट होना और वो रिमेन रहा एट द एंड ऑफ दैट कन्वर्जन, जहाँ पूरी आइस क्यूब्स जो है वाटर में कन्वर्ट नहीं हुई तब तक वो टेम्परेचर सेम रहा। इस पूरे प्रोसेस को हमने कहा फ्यूजन, जहाँ सॉलिड का पूरा स्टेट जो है वो कन्वर्ट होकर लिक्विड स्टेट में पहुंच गया, उस पूरे प्रोसेस को हमने फ्यूजन कहा। मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया, फ्यूजन पढ़ लिया, और वो एनर्जी जो हिडन फॉर्म में सिर्फ इस कंटेंट जो है बीकर का उसी में जा रही है, टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर रही है, उस एनर्जी को हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा। अब आपने देखा जो आइस है, जहाँ आइस 0 डिग्री पे हमने पहुंचा दिया था, जहाँ मेल्ट होना शुरू हो गई थी वहाँ आइस ही थी, मतलब 0 डिग्री पे जो आइस की एनर्जी थी वो एनर्जी जो वाटर पूरा कन्वर्ट होने के बाद जो 0 डिग्री पे वाटर है उससे कम है। ये कम एनर्जी क्या है, ये वही एनर्जी कम है जो हिडन फॉर्म में एनर्जी वाटर के पास एक्स्ट्रा जा चुकी है। इसीलिए जो 0 डिग्री पे अगर हम वाटर की एनर्जी देखेंगे वो एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, 0 डिग्री के आइस से। ठीक है, ये बात हम समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं, हमने सॉलिड का एग्जाम्पल लिया, यहाँ हमने पढ़ा सॉलिड का कन्वर्जन इनटू लिक्विड। चलिए अब बात करते हैं लिक्विड का कन्वर्जन गैस में कैसे हो सकता है, वो भी टेम्परेचर की चेंज करने से। मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं लिक्विड्स का, तो लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो एक स्टेज तो ऐसी आएगी जहां लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैच कर जाएगी गैसेस स्टेट की काइनेटिक एनर्जी से, और उसी स्टेट पे क्या होगा, लिक्विड जो है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। पूरे प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहेंगे। ओके, तो ये जो टेम्परेचर है वो हमें नोट करना है कि किस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टार्ट हो गया है गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना। चलिए इसको भी वापस से बर्न करते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। बीकर में हमने वाटर लिया है जो कि एक लिक्विड स्टेट में है। वाटर को हमने बर्न करना शुरू किया क्योंकि हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, इसे हीट एनर्जी देनी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है इसकी, तभी सारी प्रोसेस आगे फॉलो अप होगी। बिल्कुल सेम जैसे सॉलिड में हुआ था वैसा ही करना है। हम टेम्परेचर नोट करेंगे वहाँ जहाँ लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बॉयल का मतलब है जहाँ वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, पूरे वेपर्स नहीं बने, जहाँ बनना शुरू हो जाएंगे उसी टेम्परेचर को हम नोट करेंगे और उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे भी बॉइलिंग पॉइंट सभी लिक्विड्स का अलग होता है। यहाँ वाटर की बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे क्योंकि हमने वाटर यहाँ यूज़ किया है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 373 केल्विन है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आप समझ गए। अब ये बॉइलिंग पॉइंट जैसे मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन कर रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है सॉलिड्स के बीच में, बॉइलिंग पॉइंट भी डिफाइन करेगा, इंडिकेट करेगा क्या स्ट्रेंथ है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच की, ये भी यही इंडिकेट करेगा। ये दोनों टेम्परेचर इंडिकेट करेंगे पार्टिकल्स के बीच की जो स्ट्रेंथ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वो क्या है। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इसका मतलब लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली फिक्स्ड हैं एक दूसरे से, बट क्लोजली फिक्स ऑब्वियसली सॉलिड में ज़्यादा होते हैं, बट लिक्विड में भी कोई ना कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसे ओवरकम करती है कौन, हीट एनर्जी जो हमने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दी है, राइट। तो पूरा जो बॉइलिंग पॉइंट है उसे हमने कह दिया वो टेम्परेचर जहाँ लिक्विड स्टार्ट हो चुका है बॉयल होना, यानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है, वो टेम्परेचर हमने नोट कर लिया पूरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर, उसे हमने कह दिया बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, यहाँ हमने वाटर की बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली। आइस का मेल्टिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करेंगे स्टीम की। स्टीम में अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी एक हिडन एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि जहाँ हमने शुरू किया है टेम्परेचर को, बॉइलिंग पॉइंट को नोट किया हमने, बॉइलिंग पॉइंट यानी जहाँ वेपर बनना शुरू हुए उस टेम्परेचर को, और हमने तब तक नोट किया जब तक ये पूरा वाटर जो है, पूरा लिक्विड जो है पूरा कन्वर्ट नहीं हो गया किसमें, वेपर्स में, यानी पूरा जो लिक्विड है वो गायब नहीं हो गया वेपर्स के फॉर्म में। तब तक हमने टेम्परेचर नोट किया और हमने देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस ही है। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हमने उसे हीट प्रोवाइड की है तभी ये पूरी प्रोसेस आगे तक बढ़ी है। यहाँ पे भी जो हीट एनर्जी है वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती, यानी यहाँ पे भी जो टेम्परेचर सेकेंड हम नोट करेंगे जब तक कि पूरा वाटर गैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक के लिए जो हीट एनर्जी वो भी एक गायब फॉर्म में रहेगी, और वो गायब फॉर्म में उस हीट एनर्जी को क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ heat energy that is required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization। आप लोग समझ गए? That's good, great। आप यहाँ देख पा रहे हैं, this is because the particle is steam। हमने देखा इसी की वजह से, जैसा हमने देखा कि आइस वाटर की बात करते हैं हम 0 डिग्री पे हमने बात की, उसकी एनर्जी जो होगी वाटर की 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है उससे। यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी। जो गैस, अगर हम गैस की बात करें, गैसेस की बात करें, उनके टेम्परेचर की बात करें, तो वो 100 डिग्री पे जितनी एनर्जी होगी उनकी वो ज़्यादा होगी किससे, वाटर जो 100 डिग्री पे है उससे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसका नाम हमने क्या दिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये पूरी बात समझ आ गई। हमने यहाँ बहुत सी चीज़ें पढ़ी, उसको हम थोड़ी देर में रिवाइज करते हैं। उसके आगे हम पहुँचते हैं जहाँ हम बात करेंगे, हमने सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन देखा, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन देखा। सॉलिड से लिक्विड आते आते हमने उस पूरे प्रोसेस को फ्यूजन कहा, और लिक्विड से गैस आते हुए जो पूरा प्रोसेस है उसको वेपराइजेशन कहा। सॉलिड से लिक्विड आते वक्त जो प्रोसेस हुई उसमें जो टेम्परेचर सॉलिड पहुंचा
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए, उस टेम्परेचर को हमने कहा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। और वही लिक्विड का जो कन्वर्जन जहाँ जिस टेम्परेचर पे शुरू हुआ उसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड कहा। हमने यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी पढ़ा, वेपराइजेशन भी पढ़ा, जहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो था सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन में जो हिडन एनर्जी थी उसे कहा, और जो हिडन एनर्जी वाटर से गैसेस स्टेट में जाने के लिए जो हिडन एनर्जी थी उसको हमने पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम यहाँ देखेंगे कि हम गैस सॉलिड को भी गैसेस में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, मतलब सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी इतनी पहुंचा दे कि वो डायरेक्ट लिक्विड में ना जाके गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ऐसी भी एक प्रोसेस है जिसका एग्जांपल आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। हमने क्या किया, हमने लिया चाइना डिश। चाइना डिश मतलब एक कटोरी टाइप का पैरडस होता है जो आपके लैब्स में मिलेगा। ओके, अब मैंने थोड़ा गलत बनाया, कटोरी ही टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ हमने अमोनियम क्लोराइड लिया। अमोनियम क्लोराइड को हम कैम्फर भी कहते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड फॉर्म में, एक पाउडर फॉर्म में हमने उसे लिया और देखा उसके ऊपर इन्वर्टेड, जो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो इन्वर्टेड जो फर्नल देख पा रहे हैं, ग्लास का फर्नल जो है हमने लगाया। इसे इन्वर्टेड मतलब उल्टा करके हमने उस सॉलिड के ऊपर रख दिया, ठीक है। यहाँ हमने कॉटन प्लग से इसे ढका भी है। क्यों? क्योंकि कॉटन प्लग से ढकना ज़रूरी है। यहाँ हम कन्वर्जन डायरेक्ट सॉलिड का गैस में देख रहे हैं, और गैस को देखने के लिए हमें ज़रूरी है कि क्लोज्ड कंटेनर में हम उसे देखें, तभी हमें वो गैस दिखाई देगी, राइट। उसे क्लोज कंटेनर बनाने के लिए इस इन्वर्टेड फर्नल को हमने कॉटन प्लग से ढक दिया। अब इसे हमें हीट देंगे, इतनी हीट देंगे, मतलब एक इतना टेम्परेचर पे पहुंचाएंगे जहां डायरेक्ट सॉलिड क्या है किसी भी लिक्विड फॉर्म में ना कन्वर्ट होगी, गैस स्टेट में, गैसेस स्टेट की जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ये देखेंगे। इस पूरे प्रोसेस को, जहाँ सॉलिड जो है वो गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन, राइट। हमने फ्यूजन पढ़ा, वेपराइजेशन पढ़ा, अब हम सब्लिमेशन पढ़ रहे हैं जहाँ सॉलिड का गैस में डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है। यहीं पे अगर हम गैस की बात कर रहे होते तो उस प्रोसेस को भी हम सेम कहते हैं कि गैस का कन्वर्जन जो सॉलिड में होता है उसे भी सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। हमने ये सारी बात की। यहाँ हम टेम्परेचर को नोट नहीं कर सकते क्योंकि अपैरेटस इतनी मुश्किल से लगाया है, यहाँ कहाँ हम थर्मोमीटर को यूज़ करेंगे इस पूरे प्रोसेस में, इसीलिए हम यहाँ किसी टेम्परेचर की बात नहीं करें इस कन्वर्जन में। बट अगर हम बात करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि सॉलिड स्टेट जो है उसे हीट किया तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। सॉलिड स्टेट को हीट किया तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड स्टेट को भी हीट किया तो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। वहीं अगर हीट की जगह उल्टा प्रोसेस कर दिया जाए, कूल करना शुरू कर दिया जाए, तो ये प्रोसेस पूरी रिवर्स हो जाएगी। जैसे कि गैसेस स्टेट की जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, और लिक्विड स्टेट के जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर हमने चेंज किया तो जो स्टेट्स है मैटर की वो भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होना शुरू हो गए। तो हम ये देख पा रहे हैं पूरे तीनों प्रोसेस से। अब हम आगे देखेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है। मैंने बोला कि वो जो क्वेश्चन जो हम सेकंड क्वेश्चन हमने पूछा था स्टार्टिंग में कि कैसे मैटर की जो है स्टेट चेंज हो सकती है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती थी, पहला टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे प्रेशर की। प्रेशर के केस में मैंने आपको बताया था कि जो गैसेस है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। जब हमने पूरे स्टेट ऑफ मैटर को इंडिविजुअली पढ़ा था, लाइक सॉलिड को जब हमने पढ़ा अलग से, लिक्विड को पढ़ा हमने अलग से, और गैसेस को जब हमने पढ़ा अलग से, तो हमने देखा गैसेस जो हाईली कंप्रेसिबल है। हाईली कंप्रेसिबल होने का मतलब उनके बीच में जो इंटर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। जो इंटर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से उसे कंप्रेस किया जा सकता है। और राइट दैन कंप्रेस किया जा सकता है, सब कुछ समझ गए हम लोग। चलिए आगे बात करते हैं सॉलिड में, आगे बात करेंगे सॉलिड की बात कर लेते हैं। सॉलिड में स्पेस होती ही नहीं है तो उसे कंप्रेस करना इज जस्ट इम्पॉसिबल। इसीलिए हमने वहाँ कहा था सॉलिड स्टेट जो है उसमें नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, लिक्विड को थोड़े स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब प्रेशर को चेंज करना मतलब प्रेशर को बढ़ाना। प्रेशर को बढ़ाया अगर हमने गैस स्टेट का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि वहीं हम ये पूरी प्रोसेस को देख सकते हैं, क्योंकि स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती है पार्टिकल्स के बीच में, और गैसेस को हमने कहा भी है कि वो हाईली कंप्रेसिबल है। तो प्रेशर का यूज़ हम लोग यहाँ इस एग्जाम्पल में जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ हम एक गैस का ही यूज़ कर रहे हैं। जिस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं यहाँ हम लोग इस गैस का यूज़ कर रहे हैं, जैसे हाई प्रेशर से हम एक पिस्टन की यूज़ करते हुए प्रेशर उस पर अप्लाई कर देंगे। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो जितनी भी स्पेस है इनके बीच की उसे
उसे दूर दूर करते हुए सारे पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के पास आ जाएंगे। अब पास आने का मतलब है कि पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो कम हो गई। डिस्टेंस कम होने का मतलब है स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट चेंज हो जाएगी क्योंकि सबसे कम पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होती है सॉलिड में, और फिर होती है थोड़ी सी ज़्यादा लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा होती है गैसेस में। तो गैसेस क्या करेंगी, गैसेस को अगर प्रेशर दिया जाए, गैसेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है। दैट मीन्स लिक्विफाई होने का मतलब है वो लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। पर इसके लिए हमें प्रेशर ज़्यादा बढ़ाना है तो टेम्परेचर को हमें कम भी करना होगा। ये पूरा प्रोसेस है जहाँ हम लिक्विड को, हम गैसेस को जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हाई प्रेशर से और रिड्यूसिंग टेम्परेचर से हम क्या कर पाएंगे, लिक्विड को, गैसेस को जो है उन्हें हम लिक्विफाई कर पाएंगे, मतलब गैसेस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर पाएंगे। यहाँ पूरा हमने प्रोसेस देखा। अब हम बात करेंगे एक ऐसे एग्जाम्पल की जिसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा और शायद नहीं, जो कि है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। यूजुअली हम कार्बन डाइऑक्साइड को गैसेस फॉर्म में देखते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसेस फॉर्म में हमने एग्जिस्ट करते हुए देखा। एटमॉस्फेयर में जो एक गैस है जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है वो एग्जिस्ट करती है, राइट। बट एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, बट इसे स्टोर कैसे कर सकता है? स्टोर करने का मतलब है इसे बहुत हाई प्रेशर पे रखना होगा। हाई प्रेशर पे रखने का सेंस है, हाई प्रेशर पे रखोगे तभी ये सॉलिड फॉर्म में रह पाएगा, वरना नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जल्दी ही डायरेक्ट सॉलिड से क्या करता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मतलब सब्लिमेशन जो प्रोसेस है बहुत फास्ट होती है। इसीलिए अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में रखना चाहते हैं तो उस पर बहुत हाई प्रेशर अप्लाई करना होगा, और हाई प्रेशर के साथ हमें टेम्परेचर भी बहुत कम रखना होगा, ताकि क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे सॉलिड फॉर्म में हम रख पाएँ। और इसीलिए सॉलिड फॉर्म में रखना, ये गैस को सॉलिड फॉर्म में रखना इज एन डिफरेंट एग्जाम्पल, राइट। इसीलिए इसका नाम हमने एक और रखा जो कि है ड्राई आइस। हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहेंगे, ड्राई आइस भी कहेंगे, क्योंकि आइस की तरह मतलब टेम्परेचर बहुत कम रखना पड़ता है ताकि वो आइस की तरह जैसे फ्रीज सा हो जाए, जो गैस है वो फ्रीज फॉर्म में आ जाए। इस पूरा जो हमने अब तक पढ़ा टेम्परेचर और प्रेशर का चेंजेस, इससे हम क्या इन्फर करते हैं, हम ये इन्फर करते हैं कि जो प्रेशर है और टेम्परेचर है, यही चीज दोनों ही डिपेंड कर, इनकी वजह से ही हम ये कह सकते हैं जो सब्सटेंस है उनकी क्या स्टेट होगी, सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, गैसेस होगी, क्या स्टेट है, हम डिटरमाइन कर पाएंगे। हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि एक सब्सटेंस किस स्टेट पे रह सकता है। टेम्परेचर प्रेशर की वजह से हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे। लास्ट नहीं है, पहले हम देखेंगे पूरे जो रिवाइज करते हैं कि सॉलिड का कन्वर्जन हमने देखा, जिसे हमने कहा फ्यूजन हमने कहा, पूरे प्रोसेस को हमने कहा सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन फ्यूजन है। वहीं अगर लिक्विड की बात करें सॉलिड में कन्वर्ट होना, यानी वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड बनाना मतलब सॉलिडिफिकेशन, बहुत इजी सा नेम है, सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। वहीं लिक्विड का गैस में कन्वर्जन हमने पढ़ा था कि वेपराइजेशन कहेंगे उस पूरे प्रोसेस को। वहीं गैस का लिक्विड में कन्वर्जन जो भी हमने देखा कि प्रेशर बढ़ा दो और टेम्परेचर कम कर दो तो गैसेस जो है वो लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। मतलब इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। जहाँ प्रेशर हम ज़्यादा बढ़ाते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहेंगे। और हमने ये भी पढ़ा कि सॉलिड का कन्वर्जन गैस में या फिर गैस का कन्वर्जन सॉलिड में क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। और ये सब कुछ रिवाइज करते हैं, 6 टर्म्स हमारे पास आ जाते हैं, फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। 5 टर्म्स है, बट ये 2 प्रोसेस और हैं, तब 6 प्रोसेस हैं, इसीलिए मैंने कहा 6 टर्म्स हमारे पास क्लियर हो जाते हैं। पूरी कन्वर्जन की स्टोरी आपको समझ में आ गई है, नहीं समझ में आई आप फिर से वापस देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का इवापोरेशन। इवापोरेशन भी एक बॉइलिंग जैसा ही प्रोसेस है जहाँ लिक्विड जो है कन्वर्ट होगा वेपर फॉर्म में। बट पहले कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अगर आप देखेंगे कि आपने एक कटोरी में पानी रख के आपने बाहर रख दिया, बाहर मतलब एक खुले एटमॉस्फेयर में रख दिया, तो आप देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद वो जो वाटर है वहाँ से गायब हो जाएगा इस कटोरी से। ये वाटर कहाँ चला गया? वहीं आप दूसरा एग्जाम्पल अगर बात करें कि आपने गीले कपड़े जो बाहर एयर में सुखाए वो जल्दी ही सूख जाते हैं का मतलब ड्राई अप हो जाते हैं। ड्राई अप का मतलब है कि उनका पानी कहीं गायब हो जाता है। आपने कटोरी का पानी गायब होते हुए देखा, कपड़ों का पानी गायब होते हुए देखा। ये पूरी प्रोसेस क्या है? ऐसा तो नहीं है कि हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ को हीट दे रहे हैं, कि हमने आयरन से तो हमने पूरा प्रेस करा नहीं है कपड़ों को, कि आयरन से हमने कपड़ों को ड्राई अप किया है। यहाँ तो हम एयर में ही ड्राई कर रहे हैं। एयर में तो हम कोई एक्सटर्नल हीट या प्रेशर नहीं चेंज कर रहे हैं, बट फिर भी लिक्विड जो है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब जो पानी कटोरी में था, जो लिक्विड फॉर्म में था, वो वेपर्स की फॉर्म में
एयर के अंदर जाके मिल जा रहा है। ऐसा ही कपड़ों के केस में, जो कपड़ों के अंदर जो पानी था जिसकी वजह से वो गीले थे, हमने उन्हें सुखाया, तो सुखाने के बाद में जो पानी था कपड़ों का वो भी एयर में क्या है, वेपर्स के फॉर्म में मिल गया। इस पूरे प्रोसेस में हम देखते हैं कि सभी के अंदर जो सभी जितने भी स्टेट ऑफ मैटर की बात की, वहाँ सभी पार्टिकल्स के बीच में अलग लेवल की काइनेटिक एनर्जी होती है, डिफरेंट। बट अगर लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड के केस में एक छोटी सी चेंज है। जैसे कि लिक्विड के केस में आप देख पाएंगे कि अगर हमने पूरा बीकर देख रखा है और यहाँ ये पूरा यहाँ तक पानी से भरा हुआ है, तो ये जो ऊपर की सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये ज़्यादा होती है। वहीं अगर हम नीचे की बात करें, नीचे के जो पार्टिकल्स है लिक्विड में, उनकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, राइट। हमने देखा काइनेटिक एनर्जी जो है सरफेस के जो पार्टिकल्स है लिक्विड स्टेट में, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है रेदर देन द जो नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी से। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या करती है कि जो कटोरी में पानी था उसका फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के ऊपर क्या था, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, राइट। फिर जो फर्स्ट लेयर अगर गायब हो गई तो सेकंड लेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो फर्स्ट लेयर बन जाएंगे और वो आ गए फर्स्ट लेयर में, तो वो भी क्या करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज बढ़ जाएगी और वो भी फिर एयर में गैसेस के फॉर्म में मिल जाएंगे जाके। ऐसा ही क्लोथ्स के टाइम पे भी होता है कि अगर अपने क्लोथ्स में कम पानी है तो वो जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं, और ज़्यादा पानी है तो थोड़ा टाइम लगता है पर ड्राई अप हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को जहाँ लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है बिना हमारे किसी टेम्परेचर या प्रेशर चेंज किए हुए, बिना हमारे क्या टेम्परेचर और प्रेशर चेंज किए हुए, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इवापोरेशन। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते यानी हीटिंग देते, अगर किसी कपड़े को गर्म करके सुखा रहे होते हैं हम लोग, यानी आयरन करके अगर सुखा रहे होते तो उसमें हम उसे हीट दे रहे हैं, राइट। बट यहाँ हम हीट एनर्जी नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या है, बाहर के एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है या प्रेशर है उसकी वजह से चेंज हो रहे हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहे हैं और उसकी वजह से ये अलग फिनोमिना बन जाता है जिसे इवापोरेशन कहते हैं। यहाँ बात हो रही है पार्टिकल्स की सरफेस की, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, राइट। तो इसीलिए इस पूरे फिनोमिना को हम कहेंगे सरफेस फिनोमिना, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इवापोरेशन जो है सरफेस फिनोमिना है। यहाँ हम पढ़ेंगे दूसरे वाले टॉपिक में फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन, कि इवापोरेशन किस रेट पे होगा, किस तेजी के साथ होगा, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इवापोरेशन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो 4 फैक्टर्स होंगे जिन पे इवापोरेशन की रेट डिपेंड करेगी, और वो है सरफेस एरिया, टेम्परेचर, और सरफेस एरिया, टेम्परेचर, स्पीड ऑफ विंड, विंड स्पीड, और इस बात पे डिपेंड करेगा कि ह्यूमिडिटी क्या है। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग से ही सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया का मतलब है अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो इवापोरेशन भी बढ़ जाता है। कैसे? सरफेस फिनोमिना बताया मैंने आपको इवापोरेशन को, राइट। सरफेस फिनोमिना, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो जो सरफेस होगा अगर बढ़ जाएगा तो उसके अंदर सिर्फ एक ही लेयर होगी, मान लो, ठीक है। अगर कोई कंटेनर इतना बड़ा है तो इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स है वाटर की, बट अगर कोई कटोरी जितना है तो 1 या 2 लेयर्स ही होंगी। तो सरफेस बढ़ाने से क्या होगा, सरफेस बढ़ने से क्या होगा, पानी के अंदर लेयर्स कम रहेंगी, लेयर्स कम रहेंगी तो इवापोरेशन जल्दी हो पाएगा और स्पीड भी इवापोरेशन की क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए हमने देखा कि इंक्रीज किया अगर हमने सरफेस एरिया तो इवापोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम कपड़ों को भी सुखाते वक्त कोशिश करते हैं कि कपड़ों को हम थोड़ा ड्राई अप करने से पहले उनको स्प्रेड कर देते हैं, मतलब थोड़ा सरफेस एरिया उनको बढ़ा देते हैं ताकि वो जल्दी सूख जाए, इवापोरेशन हो जाए उनके अंदर। क्यों? क्योंकि लिक्विड को हमें वेपर में कन्वर्ट करना है। दूसरा हमने फैक्टर देखा इवापोरेशन रेट को इफेक्ट करने वाला, वो था टेम्परेचर। जैसा हमने बॉइलिंग और इन सब में पढ़ा कि अगर हम एनर्जी बढ़ाए देंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी। ऑलरेडी मैंने बोला कि सरफेस पे जो पार्टिकल है लिक्विड स्टेट में उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, बट अगर हम टेम्परेचर खुद से उन्हें दे दें, मतलब अगर हम हीटिंग जैसा कुछ प्रोसेस उस पूरे एग्जाम्पल के में कर दें तो क्या होगा, उनकी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगी, और बढ़ने से क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। चलिए अगला थर्ड जो है फैक्टर उसे देख लेते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या है, वो अमाउंट है वाटर वेपर्स का जो एयर में प्रेजेंट होता है। यानी एयर के अंदर क्या होगा, जो हमारे आसपास एयर आप देख पा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ वाटर वेपर्स प्रेजेंट होता है।
जो हमारे पास जो एयर है उसमें छोटे छोटे वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, और जितने ज़्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। आप समझ पा रहे हैं, ये ह्यूमिडिटी टर्म का मतलब है ज़्यादा वाटर वेपर्स मतलब ज़्यादा ह्यूमिडिटी, कम वाटर वेपर्स मतलब कम ह्यूमिडिटी। एयर क्या है, वो वाटर वेपर्स को कितना होल्ड कर पाती है, इस बात पे डिपेंड करता है रेट ऑफ इवापोरेशन। अगर जहाँ हम प्रोसेस रन कर रहे हैं, मतलब जहाँ हमने कपड़े सुखाए वहाँ ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, जहाँ हमने कपड़े सुखाए वहाँ ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, यानी कि एयर के अंदर वाटर वेपर्स ज़्यादा है, तो इवापोरेशन जो होगा, रेट जो होगी उसकी कम हो जाएगी, कपड़े बहुत कम, मतलब देर लगेगी कपड़ों को सूखने में। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स ज़्यादा है, तो एयर क्या है, ज़्यादा वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर पाती, पकड़ नहीं पाती। एयर जो बहुत लाइट होती है, हैवी हो जाएगी अगर ज़्यादा वाटर वेपर्स को पकड़ लेगी तो, इसीलिए इवापोरेशन जो है वो धीरे हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी जहाँ होगी वहाँ इवापोरेशन कम होगा, जहाँ ह्यूमिडिटी कम होगी वहाँ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। यही हमने थर्ड फैक्टर में पढ़ा। फोर्थ फैक्टर की बात कर ले, जहाँ बात की हमने विंड स्पीड की। अगर स्पीड की जो विंड है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बह रही है, अगर आप देखें एयर जो है वो ज़्यादा स्पीड से चल रही है, तो वहाँ कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया कि ह्यूमिडिटी होती है, यानी एयर में वाटर वेपर्स होते हैं, तो एयर की वजह से क्या होगा, जो वाटर वेपर्स हैं एयर, इन वाटर वेपर्स को दूसरी जगह ले जाएंगे। ये वाटर वेपर्स जिस एरिया में आपने कपड़े सुखाए, मान लो अपनी छत पे सुखाए, तो छत के आसपास ही जो एयर है उसके जो वाटर वेपर्स होंगे, वो जो विंड है अपनी स्पीड से दूसरे एरिया में लेके चली जाएगी, यानी एयर के पास जो होगी वो स्पेस खाली हो जाएगी। स्पेस खाली हो जाएगी तो इवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि इवापोरेशन से क्या होगा, लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा और एयर में आके मिक्स हो जाएगा। हमने ये चारों फैक्टर्स देख लिए। ग्रेट, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जहाँ इवापोरेशन हम देखते हैं। इवापोरेशन से हमने देखा कि कूलिंग हो रही है। कूलिंग क्यों हो रही है? कूलिंग का मतलब है, अब सबसे पहले एग्जांपल ले सकते हैं, ह्यूमंस में जो स्वेटिंग होती है, ह्यूमंस में स्वेटिंग होती है, वो क्यों होती है? ताकि जो है हमारी बॉडी जो है गर्मी को सहन कर सके। स्वेटिंग का मतलब पसीना आता है, ये पसीने से क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा, तो नीचे जो बॉडी होगी उसमें कूलिंग हो जाएगी, इसीलिए होता है पसीना। हमें ये काम करने के लिए हेल्प करता है। पसीने की वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है कूल रहती है, इसीलिए स्वेटिंग ज़्यादा होती है। स्वेट तभी निकलता है जब हमारी बॉडी के आसपास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, हमारी बॉडी बहुत गर्म होने लगती है, तब हमारी स्वेटिंग शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्वेटिंग से कूलिंग होगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बात करें, कूलिंग हो रही है। अब कूलिंग हो कैसे रही है? एसीटोन की बात करें। एसीटोन क्या है? एक नेल पॉइंट रिमूवर है। नेल पॉइंट रिमूवर को अगर हम एक पाम में रखें, पाम मतलब हाथ पे रख लिया हमने, तो एसीटोन क्या है? एक लिक्विड ही तो है। अब देखेंगे कि एसीटोन के जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे उनके काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इसका मतलब इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होगा तो पहले वाली लेयर गायब हो जाएंगी, फिर दूसरी वाली लेयर्स गायब हो जाएंगी। पर इवापोरेशन में क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है, और उसी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, पार्टिकल्स जो है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से वो एनर्जी को गेन करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाली काइनेटिक एनर्जी निकल गई, तो सेकेंड वाली लेयर में काइनेटिक एनर्जी अगर हमें बढ़ानी है पार्टिकल्स की, तो क्या करेंगे, आसपास की जो सराउंडिंग है उससे एनर्जी को गेन करेंगे। वो गेनिंग प्रोसेस के टाइम पे क्या होगा, जो पाम होगा, हमारा हाथ जो होगा वो ठंडा फील करेगा। इसीलिए एसीटोन का अगर आप हाथ में रखते हैं तो वो थोड़ी देर बाद उड़ जाता है और आपको ऐसा लगेगा कि हाथ जो है वो थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया। तो दिस इज द एग्जाम्पल वेयर द इवापोरेशन एक्चुअली कॉज कूलिंग। और यही स्वेटिंग का भी केस है। स्वेटिंग भी हमें तभी होगी जब हमारी बॉडी के आसपास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ताकि जो हमारी बॉडी को कूल करने के लिए स्वेटिंग होगी, और जो स्वेटिंग जो है वो जब इवापोरेट होंगी हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कूल होगी। राइट, अगला कुछ देख लेते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है जहाँ पे इवापोरेशन की बात की जा रही है कि वाई शुड वी वेयर द कॉटन क्लॉथ इन समर। हम कॉटन क्लॉथ को ही क्यों पहनना पसंद करते हैं? क्यों? क्योंकि कॉटन जो है वो गुड ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का मतलब जो स्वेट हमारा बॉडी से निकलता है, जब टेम्परेचर हमारे आसपास जो है बॉडी के बढ़ जाता है तो स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग के अंदर जो कपड़ा है, अगर हम अच्छा कपड़ा कॉटन पहनेंगे जो गुड ऑब्जर्वर होगा वाटर का, अगर वो पहनेंगे तो क्या है, जो हमारा स्वेटिंग है, स्वेटिंग का जो पानी है, जो स्वेट है एक्चुअली वो कॉटन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि कॉटन क्या है, उसे ऑब्जर्व कर लेगा। इसका मतलब इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा और वो जल्दी क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा। इसीलिए हमारी बॉडी जो है परस्पायर करती है मोर, ताकि हमारी बॉडी को कूल किया जा सके।
इसीलिए कॉटन की क्लोथ्स पहनने चाहिए क्योंकि वो गुड ऑब्जर्वर होते हैं, ऑब्जर्वर ऑफ व्हाट, वाटर। समझ गए आप लोग? चलिए अगला कुछ एक और एग्जांपल देखते हैं जहां हम बात करें, अगर हम किसी ग्लास में अगर हम ठंडा पानी डालते हैं तो आप थोड़ी देर बाद नोट करेंगे कि ग्लास के आसपास जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स आप अकोमुलेट होते हुए देखेंगे। व्हाई इज दिस? ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या वो अंदर वाले पानी के ड्रॉपलेट्स हैं? नहीं, क्योंकि वाटर ग्लास तो पूरा पैक्ड ही है, ग्लास के अंदर से तो पानी कहाँ से आएगा, राइट? ग्लास के अंदर से तो पानी ऊपर से तो आने वाला है नहीं। तो जो बाहर जो आप ड्रॉपलेट्स देख रहे हैं, बाहर जो इसमें ड्रॉपलेट्स आप देखेंगे वो कहाँ से आती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। बात कर लेते हैं आइस कोल्ड वाटर की, जो हमने टम्बलर में लिया यानी ग्लास में लिया, तो हम देखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स उसके आउटर सरफेस पे बनना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाटर वेपर्स होते हैं एयर में प्रेजेंट, हमने बताया ह्यूमिडिटी का कनेक्शन वाटर वेपर से, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, जो जैसे ही इस ग्लास के ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं वो अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं, और वो क्या करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में उसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं। समझ रहे हैं? वाटर वेपर्स जो हैं एयर में जो प्रेजेंट है वो आते हैं कांटेक्ट में इसके कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के, अपनी एनर्जी को लूज करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में। वैसे मैंने आपको बताया था कि सब्लिमेशन हमने बात की थी कंडेंसेशन की, जहाँ गैसेस जो है जैसे ही टेम्परेचर उनका कूल होगा, जैसे ही गैसेस जो वाटर वेपर्स की जो वेपर्स हैं वो जैसे कूल टेम्परेचर के पास आए तो वो क्या किया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो जो हम पानी ग्लास के आसपास देखते हैं, ठंडे पानी के ग्लास के आसपास, वो पानी अंदर वाला पानी ना होकर वो पानी एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उसके ड्रॉपलेट्स